हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 23 दिसंबर 2024 मंडे यानी सोमवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार ये याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप लोग CSET लाइव क्लासेस के रूप में हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो 4 जनवरी 2025 से आपको फिर से एक बार मौका मिलने वाला है, क्योंकि 4 जनवरी से हमारा CSET लाइव क्लासेस का नया बैच शुरू हो रहा है। सिर्फ 999 में ये बैच आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक के थ्रू जाके आप इसकी जो बाकी डिटेल्स हैं वो चेकआउट कर सकते हैं और अगर इंटरेस्टेड हैं तो वहीं से एनरोल भी कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखिएगा कि बहुत जल्द इस बैच में एनरोलमेंट बंद होने वाला है, तो इसलिए जितना जल्दी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द इसमें एनरोल कर लें, ठीक है। और बाकी अगर इस कोर्स को लेकर आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल है तो यहाँ पर जो नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का, दैट इज़ 9150449990, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, वो रिजॉल्व कर दी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं और आपको अगर किसी भी तरीके की हेल्प या मदद मिलती है तो प्लीज़ आगे आएँ, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा कि ये सेशंस जो है वो यूट्यूब पर इसी तरीके से लंबे समय तक चल पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो दिस इज़ आवर फ्रंट पेज और यहाँ पर सबसे पहले हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो गए हुए हैं कुवैत की यात्रा पर, ठीक है। कुवैत इज़ अ कंट्री इन, यू कैन से, वेस्ट एशिया। वहाँ पर ये गए हुए हैं और इसमें यह बोला गया है कि दोनों देशों के बीच में जो पार्टनरशिप है वो स्ट्रेटेजिक लेवल पर होगी और डिफेंस को लेकर कुछ पैक्ट्स की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है, कि दोनों देशों के बीच में एक्सचेंज ऑफ पर्सनल्स एंड एक्सपर्ट्स किया जाएगा, ट्रेनिंग की जाएगी, जॉइंट एक्सरसाइजेस की जाएंगे, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोलैबोरेशन किया जाएगा, साथ ही साथ डिफेंस इक्विपमेंट्स की सप्लाई जो है उसमें कोऑपरेशन किया जाएगा। तो उस तरीके की बातें यहाँ पर की गई हैं और साथ ही साथ कुवैत का जो सबसे बड़ा हाईएस्ट ऑनर है, दैट इज़ दी ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, वो भी यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। इसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करें तो एक खबर और है कि जो चुनाव के रूल्स होते हैं, ठीक है, पोल रिलेटेड जो रूल्स हैं उनमें यहाँ पर कुछ बदलाव किया गया है और बदलाव ये किया गया है कि अभी तक क्या होता था कि जितने भी इलेक्शन रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते थे, ठीक है, वो सारे के सारे पब्लिक के लिए अवेलेबल होते थे, मतलब पब्लिक कैन व्यू देम, इलेक्शन कमीशन उनको पब्लिकली प्रोवाइड कराता था। बट यहाँ पर अब उन रूल्स में बदलाव करके ये कहा गया है कि सिर्फ वही डॉक्यूमेंट विच आर मैंशनड अंडर दीज रूल्स, सिर्फ उन्हीं को जो है वो पब्लिक के लिए अवेलेबल कराया जाएगा, बाकी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं कराए जाएंगे। तो इसको लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका कहना है कि जनरली क्या होता था कि इलेक्शन कमीशन जब भी कोई इस तरीके के फैसले लेता था तो वो सभी पार्टियों से कंसल्ट किया करता था, है ना, जो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है उसको ध्यान में रखता था। बट यहाँ पर इस बार जो ये फैसला लिया गया है इसमें इलेक्शन कमीशन ने किसी भी पार्टी से कंसल्ट नहीं किया है। तो एक तरीके से ये इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है कि जो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसा विपक्षी पार्टियों का कहना है, ठीक है। और बेसिकली अभी हुआ क्या था, एक मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक वकील महमूद प्राचा वो गए थे हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट, है ना, और उन्होंने ये कहा कि जो फॉर्म 17C होता है उसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 होते हैं वो पब्लिकली अवेलेबल कराए जाए फॉर दी हरियाणा इलेक्शंस, जो अभी हाल ही में हरियाणा के इलेक्शंस हुए थे उसको लेकर। तो पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है, दोनों का एक ही हाई कोर्ट है, उसने भी यही ऑर्डर दिया था कि हाँ, इलेक्शन कमीशन इन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो पब्लिकली अवेलेबल कराए, लेकिन उस फैसले को मानने की जगह या उस फैसले को मानने की बजाय इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर ये जो नियम है इन्हीं को बदल दिया, ठीक है, कि अब सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाएंगे जो इन रूल्स में मेंशन होंगे, इसके अदरवाइज और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक फुटेज वगैरह होती है ना, जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया गया है आई थिंक त्रिपुरा का, एक मिनट लेट मी चेक, कहीं का एग्जांपल एक
दिया गया है, दैट इज़ त्रिपुरा का। हाँ, तो इसको लेकर ये कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान त्रिपुरा में ये देखा गया कि कहीं कुछ जगहों पर, है ना, कुछ पोलिंग बूथ्स वगैरह पर इलेक्शंस रिगिंग हो रही थी, मतलब इलेक्शंस में कुछ गड़बड़ी हो रही थी। और वो कैसे पता लगा? जो सीसीटीवी कैमरास वगैरह होते हैं या जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, उन वीडियो रिकॉर्डिंग्स की एग्जामिनेशन करके ये पता लगा कि यहाँ पर कुछ गलतियाँ हो रही थी, कुछ गड़बड़ियाँ हो रही थी। तो उसके बाद फिर वहाँ पर रिपोल्स हो सके। लेकिन अब ये चीज़ जो है वो भी इस दायरे से बाहर हो जाएगी कि जो पब्लिक रिकॉर्डिंग, जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं, दैट विल ऑल्सो नॉट बी अवेलेबल पब्लिकली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी पता नहीं लगेंगी। तो ये किस डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं, ये मैं कहूँ उससे बेहतर आप लोग समझते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, बीच के पेजेस में ऐसा कोई ख़ास आर्टिकल नहीं है। ठीक है, एक आर्टिकल हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन्ड पेज से, सॉरी एडिटोरियल ये इस वाले पेज से, आइडियाज़ वाले पेज से, फार्म्स एज साइट फॉर ऑफ नर्चरिंग, इसके बारे में बात करेंगे। और एक आर्टिकल हम लोग बात करेंगे फ्रॉम दी एक्सप्लेन्ड पेज। ठीक है, एक्सप्लेन्ड पेज पर एक आर्टिकल है जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज़ इंडियन रुपीज़ कंटिन्यू टू फॉल अगेंस्ट यूएस डॉलर। कि अभी हाल ही के दिनों में ये देखा गया है कि जो भारतीय रुपया है वो यूएस डॉलर के मुकाबले काफ़ी नीचे गिर गया है, 85 का मार्क उसने क्रॉस कर लिया है। तो एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसके बेस पर डेफिनेटली मुझे एक्सपेक्टेड है, मुझे लग रहा है ऐसा कि क्वेश्चन इस बार आ सकता है प्रीलिम्स में खासकर। ठीक है, और दूसरा ये वाला आर्टिकल है जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट फिर भी अगर आप चाहेंगे तो आई विल शेयर इट, आप इसको एक बार खुद से रीड कर लीजिएगा। इंडियन एक्सप्रेस में जनरली ये होता है कि साल के लास्ट के कुछ दिनों में इस तरीके के आर्टिकल्स आना शुरू होते हैं। तो ये आर्टिकल बेसिकली ये बता रहा है कि 2024 जो है वो पॉलिटिक्स के लिहाज से, है ना, आज का मतलब टॉपिक पॉलिटिक्स है, राजनीति है, तो राजनीति के लिहाज से 2024 कैसा रहा और आने वाला 2025 क्या रह सकता है, कैसा रह सकता है, क्या क्या मुद्दे उसके हो सकते हैं, तो उस बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, तो आई विल शेयर दिस आर्टिकल। कल का आर्टिकल जो है वो इकोनॉमी के ऊपर आएगा, तो मे बी दैट कुड हैव समथिंग रेलिवेंट फॉर एग्जाम, तो उसको हम लोग कवर कर सकते हैं। बट आज ऐसा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज़्यादा रेलिवेंस नहीं है, बट स्टिल यू कैन गो थ्रू इट। ठीक है, आपको एक तरीके से जो पॉलिटिकल एरिना में पूरा का पूरा जिस्ट है 2024 का और 2025 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया में, है ना, पॉलिटिकल एरिना में, वो यहाँ पर थोड़ा सा दिया गया है। ठीक है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस तरीके के टॉपिक में तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस, आई विल शेयर इट ऑन योर टेलीग्राम चैनल। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग इन दो आर्टिकल्स के ऊपर जो है वो अपना डिस्कशन करेंगे। तो इन दो आर्टिकल्स पर जो हमें डिस्कशन करना है, उनको उस डिस्कशन पर चलने से पहले मैं आप लोगों को एक बार ये बताना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिसका प्रीलिम्स 25 मई को होना है, तो उसके लिए आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, सीसैट, इन सभी की, तो इस तैयारी को एसेस करने के लिए आपके पास एक मौका है। आपको 849 रुपीज़ में सिर्फ एक टेस्ट सीरीज़ दी जा रही है जिसमें 91 टेस्ट हैं। इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आप लोग अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स की, अलग अलग डोमेन्स की जो तैयारी है उसको एसेस कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ये आपको 699 में मिल जाती है। ठीक है, विद 81 टेस्ट। ओनली जनरल स्टडीज़ सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाते हैं 449 में विद 45 टेस्ट। ओनली करंट अफेयर्स जिसमें आपको 16 मंथ्स का करंट अफेयर्स मिल रहा है 299 में, वो आपको 32 टेस्ट के साथ मिल जाता है। और अगर आप सिर्फ सीसैट के 10 फुल लेंथ टेस्ट लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएंगे ओनली एट 249 रुपीज़ 10 टेस्ट। ठीक है, तो इनमें से जिस भी टेस्ट सीरीज़ में आप लोग इंटरेस्टेड हैं आप लोग एनरोल कर सकते हैं। सारी टेस्ट सीरीज़ हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड हैं, और किसी भी टेस्ट सीरीज़ को लेकर जिसमें भी आप एनरोल करना चाहें, कोई डाउट, कोई सवाल आपके अगर मन में है, तो यहाँ पर जो ये नंबर दिया गया है 9150449990, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग उन आर्टिकल्स को देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट आर्टिकल, फार्म्स एट साइट्स ऑफ नर्चरिंग। ठीक है, आर्टिकल जो है वो थोड़ा सा मतलब अलग कंटेक्स्ट में लिखा गया है ना, बट इसका यूज़ हम लोग अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आर्टिकल की शुरुआत ही इस तरीके से की जा रही है,
आई होप इतने में ये आप लोगों के लिए सही से विजिबल है। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि जो प्री बजट कंसल्टेशंस हैं आर ऑन, क्योंकि फरवरी के महीने में बजट आता है ना। तो उससे पहले जो सरकार है वो अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करती है कि उस सेक्टर में क्या होना चाहिए, है ना, क्या उम्मीदें हैं, ये सब चीज़ें। तो इस तरीके की जो प्री बजट कंसल्टेशंस हैं वो अभी चल रही हैं। तो इन दी एग्री स्पेस, यानी कि जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है उसमें क्या पॉसिबल सजेशंस हो सकते हैं 2025-26 के बजट को लेकर। तो वी होल्ड दैट, मतलब ऑथर का कहना है कि हमारा ये मानना है कि जो भी पॉलिसीज़ या बजटरी एलोकेशन सरकार करे, इट मस्ट मेक एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव। कि सरकार जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर, कृषि के क्षेत्र को लेकर सरकार जो भी नीति बनाए या जितना भी पैसा इस सेक्टर को दे बजट में एलोकेट करे, है ना, उससे होना क्या चाहिए, एग्रीकल्चर जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहिए। पहली बात ये है ना। दूसरी बात ये है एग्रीकल्चर ज़्यादा कम्पिटिटिव होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि इट शुड बी रिम्यूनरेटिव टू द फार्मर्स, कि फार्मर्स को जो है जितना वो पैसा उसमें लगा रहे हैं, इनपुट कॉस्ट उनकी आ रही है, उससे ज़्यादा उनको पैसा मिले, सो दैट कि फार्मर्स के लिए भी एक प्रॉफिट का मतलब, है ना, प्रॉफिटेबल हो। एंड ऑल्सो बिनाइन टू द प्लैनेट्स नेचुरल रिसोर्सेज, और हमारे प्लैनेट के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनके ऊपर भी ये बहुत हार्श नहीं होना चाहिए। मतलब उनके लिए भी ऐसा ना हो कि हम एग्रीकल्चर के थ्रू हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको हम बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर इनका कहना है कि वी नो दैट आवर प्रोडक्शन सिस्टम इज़ बीइंग चैलेंज्ड बाय क्लाइमेट चेंज, कि हमारा जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसको चुनौती मिल रही है, किस वजह से, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की वजह से। इंडिया में अगर हम बात करें टेम्परेचर्स की, तो कंपेयर टू 1951, 1951 से अगर हम तुलना करें तो टेम्परेचर जो है वो राइज कर चुके हैं 0.7 डिग्री सेल्सियस। और प्रेसिपिटेशन जो, मतलब हम 4 महीने का प्रेसिपिटेशन देखते हैं मानसून के सीज़न का, जुलाई टू सितंबर, ये 6% जो है वो कम हो गया है। अब इससे हो क्या रहा है, टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं और बारिश कम हो रही है, तो इसकी वजह से दिस इज इंक्रीजिंग द रिस्क टू द एग्री प्रोडक्शन बास्केट। तो इससे जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है उस पर रिस्क बढ़ता जा रहा है, खतरे बढ़ते जा रहे हैं। डेवलपिंग क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर, तो अब ऑब्वियस सी बात है, अब आप देखो यहाँ से क्या करके आप पॉइंट कनेक्ट करो, मतलब यहाँ से आपको ये पता लगेगा, मैंने जो आपको बताया कि हाउ वी कैन यूज दिस आर्टिकल फॉर आवर पर्पस। तो आर्टिकल का इस्तेमाल आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स या व्हाट आर द चैलेंजेस और लूप होल्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड हाउ टू ब्रिज दैट। ठीक है, कैसे उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, व्हाट कुड बी द मेजर्स और व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड। तो उसके लिए यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे अब चैलेंज एक तो ये है कि जैसे मैंने आपको ऊपर 3-4 इश्यूज़ बताए कि एग्रीकल्चर ज़्यादा प्रोडक्टिव होना चाहिए, इसका मतलब ज़्यादा प्रोडक्टिव अभी नहीं है ना। ज़्यादा कंपिटिटिव होना चाहिए, मतलब ज़्यादा कंपिटिटिव नहीं है। फार्मर्स के लिए रिम्यूनरेटिव होना चाहिए, वो नहीं है। हमारे प्लेनेट के नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर भी हार्श हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये तो चैलेंजेस हैं, है ना। अब बाकी जो चैलेंजेस और उनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो आगे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक और चैलेंज है क्लाइमेट चेंज का, टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, बारिश कम हो रही है। तो इसकी वजह से अब हमें क्या करने की ज़रूरत है, हाउ टू टैकल क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर या क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप्स, ये डेवलप करना पड़ेगा। अब ये डेवलप करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एग्रीकल्चर की जो R&D है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसके लिए ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है। अभी करेंटली हमारा जितना एग्रीकल्चर सेक्टर का GDP है उसका 0.5%, मतलब 1% से भी आधा, सिर्फ इतना ही जो है वो जा रहा है किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर की रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D में, है ना। तो कम से कम इसको डबल करने की ज़रूरत तो है ही है, ताकि ये एटलीस्ट 1% तक तो पहुँचे, है ना। तो ये एक इशू बताया मैंने आपको कि टेम्परेचर या क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा क्या हो रहा है, प्रोडक्शन इफेक्ट हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। अब क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर या क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स डेवलप करने के लिए हमें R&D करनी पड़ेगी, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए पैसा बहुत कम है, रिसोर्सेज बहुत कम है, तो वो रिसोर्सेज बढ़ाने होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको कुछ पॉइंट्स मिल गए। अब आगे बढ़ें। आगे लिखा है इट विल ऑल्सो नीड टू चेंज
फार्मिंग प्रैक्टिसेस टू इंश्योर सॉइल्स हैव इनफ ऑर्गेनिक कार्बन एंड रिटेन मॉइस्चर। अब यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि कुछ जिस तरीके से फार्मिंग की जा रही है, जिस तरीके से कृषि की जा रही है, उसमें भी कुछ चेंज या बदलाव करने की ज़रूरत है। और वो किस तरीके के बदलाव होने चाहिए? हमें ये इंश्योर करना होगा कि सॉइल्स में जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो इनफ हो, पर्याप्त हो, और जो हमारी सॉइल्स हैं वो ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन कर सकें, क्योंकि अगर सॉइल ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन कर सकेंगी तो ऑब्वियसली हमें अगर पानी कम भी होता है तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब अभी जो सरकार ने रिसेंटली लॉन्च किया है नेचुरल फार्मिंग मिशन, उसका एम है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, लेकिन इट कैन नॉट फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विच इज़ लाइकली टू टच 1.67 बिलियन बाय 2050। ठीक है। तो नेचुरल फार्मिंग जो सरकार ने अभी मिशन लॉन्च किया है, उसके तहत क्या बोला गया है? उसका एम है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन इससे जो हमारे देश की आबादी बढ़ रही है और जो एक्सपेक्टेड है कि आज से लगभग 25-26 साल बाद यानी कि 2050 तक 1.67 बिलियन यानी कि 167 करोड़ हो जाएगी, है ना। 167 करोड़, 1.67 बिलियन का मतलब है 167 करोड़ पहुंच जाएगी। तो उसको फीड करना, उसके लिए पर्याप्त भोजन कैसे मिलेगा, सफिशिएंट फूड कैसे मिलेगा, है ना। तो ये बात उन्होंने बताई है। अब दूसरी बात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सॉइल को नरिश करना तो ज़रूरी है थ्रू एप्रोप्रिएट फर्टिलाइजेशन, चाहे वो बायो फर्टिलाइजर्स हों या केमिकल फर्टिलाइजर्स हों, ये बहुत क्रिटिकल है। लेकिन फर्टिलाइजर्स जो हैं उनको सॉइल्स में सही मात्रा में, राइट क्वांटिटीज़ में जो है वो अप्लाई करना भी ज़रूरी है, ताकि जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो नाइट्रोजन हो, फॉस्फेट हो, पोटैश हो, वो सही मात्रा में जाएं, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक आयरन, जिंक, बोरॉन, ये भी सही मात्रा में पड़े। ठीक है। अभी इशू क्या है इसमें? अभी जो सरकार की फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो राइट यूसेज ऑफ फर्टिलाइजर को प्रमोट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि यूरिया जो है वो बहुत ज़्यादा, इट इज़ मैसिवली और हाईली सब्सिडाइज्ड कंपेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है कि अब ऑब्वियस सी बात है, अब देखो किसान को उतनी ज़्यादा अगर समझ नहीं है तो उसको ये पता है कि मुझे अपनी फसलों में क्या करना है, खाद डालनी है। ठीक है। तो खाद अगर उसको डालनी है तो वो वाली खाद डालेगा जो उसको सस्ती मिल रही है। तो यूरिया जो है वो सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज्ड है, तो यूरिया सस्ता मिल रहा है, और यूरिया उसको सस्ता मिल रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल कर रहा है। अब यूरिया का इस्तेमाल तो वो कर रहा है, तो उससे हो क्या रहा है कि नाइट्रोजन का तो ओवर यूज़ हो जा रहा है ना, क्योंकि यूरिया में ज़्यादातर मात्रा में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, और जो एन तो ज़्यादा यूज़ हो रही है, लेकिन जो बाकी पी और के हैं, दैट इज़ पोटेशियम और फॉस्फेट, ठीक है, पोटाश या फॉस्फेट या पोटेशियम और फॉस्फेट, और बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हैं उनका यूज़ बहुत कम हो रहा है। तो ये बैलेंस्ड जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए सॉइल को वो नहीं मिल पा रहे हैं इस वजह से। और उसके पीछे सरकार की ये जो पॉलिसी है कि यूरिया इज़ हाईली सब्सिडाइज्ड एज कम्पेयर टू अदर फर्टिलाइजर्स, ये इशू या ये पॉलिसी जो है उसके पीछे जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ इन्होंने ये लिखा है कि कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड प्रोडक्ट्स जैसे कि नैनो यूरिया, नैनो डीओपी, या डीओपी मतलब होता है डायमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, सिंगल या ट्रिपल सुपर फॉस्फेट्स, इनका जो है वो पेनिट्रेशन अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि वही जो ग्रेन्युलर यूरिया है उसके फेवर में पॉलिसी ऐसी बनी हुई है कि बहुत ज़्यादा सब्सिडी उसको मिल रही है। तो भले ही मार्केट में कुछ और तरीके के ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आ भी रहे हैं तो उनको ज़्यादा किसान यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एज़ कम्पेयर टू जो यूरिया मिल रहा है उससे ये महंगे हैं। और यूरिया सस्ता क्यों मिल रहा है? वही क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जा रही है। ठीक है। तो इसीलिए आगे लिखा है कि इफ़ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कैन सेट दिस राइट, अगर सरकार इसको ठीक कर सकती है, एंड इट कैन नो डाउट बी डन, और इसमें कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं है कि ऐसा सही किया जा सकता है, तो ये हमारे किसानों के लिए और जो हमारे देश की ज़मीन है, जो मिट्टी है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ी सर्विस होगी, बहुत बड़ी सेवा होगी। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पर बात करी। इसके बाद अगला पॉइंट ये कह रहे हैं कि देयर इज़ एम्पल डेटा कि कितने फर्टिलाइज़र की सेल हो रही है, सॉइल हेल्थ कार्ड्स की बात है, पीएम किसान है, इन सब का जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इज एक्सेट्रा टू पुल ऑल दीज टुगेदर एंड डू डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर्स ऑन अ पर हेक्टेयर बेसिस। तो इन सब डेटा के आधार पर इन सभी डेटा को कलेक्ट किया जाए और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है वो किसानों को डायरेक्ट इनकम ट्रांसफ़र की जा सकती है।
इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि जो फर्टिलाइज़र के प्राइस के ऊपर कंट्रोल्स किया गया है वो फ्री किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इससे जो NPK बैलेंस है सॉइल में, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फेट का, वो भी रिस्टोर किया जा सकता है, और साथ ही साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी। और दूसरी बात यह है कि जो लीकेज ऑफ यूरिया है, ठीक है, लीकेज ऑफ यूरिया का मतलब है कि यूरिया का इस्तेमाल क्योंकि बहुत सस्ती है तो और जगह भी इसका कहीं कहीं इस्तेमाल किया जाता है गलत कामों के लिए, तो वो भी बंद हो सकता है। साथ ही साथ न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी बढ़ सकती है, और जो एनवायरनमेंट को खतरा हो रहा है वो भी कम हो सकता है। तो बेसिकली ये एक विन विन सिचुएशन है, लेकिन कंडीशन वही है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स आर एबल टू कम्युनिकेट दिस विद आवर फार्मर्स एंड अर्न देयर ट्रस्ट, ठीक है। लेकिन शर्त वही है कि हमारे जो लीडर्स हैं वो इस बात को किसानों के साथ कम्युनिकेट कर सकें, है ना, और उनके बीच में भरोसा बना सकें। तो और ऐसा करने का समय जो है वो अभी है, ऐसा कहा गया है। आज के समय में एग्रीकल्चर जो है वो सिर्फ एक प्रोडक्शन बास्केट नहीं है। एग्रीकल्चर एक पूरा का पूरा फूड सिस्टम है, प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग से लेकर कंजम्पशन तक। और इसमें यह इंश्योर होना चाहिए कि द फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ पीपल एंड ऑल्सो ऑगमेंट फार्मर्स इनकम। तो इसमें सभी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक तो लोगों के लिए, मतलब जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ फूड सिक्योरिटी हो लेकिन फूड में न्यूट्रिशन नहीं है, नहीं, फूड सिक्योरिटी भी, साथ में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी कंज्यूमर्स के लिए। और फार्मर्स के लिए क्या होना चाहिए? इनकम सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि फार्मर्स को भी पैसा मिलना चाहिए, है ना। अब ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश में जनरली जो एग्रीकल्चर को लेकर या इससे इसकी कमोडिटीज़ को लेकर जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं या जो सरकार फैसले लेती है, दे आर मोर वट कंज्यूमर बायस्ड। वो कंज्यूमर के लिए फेवरेबल होते हैं, बट प्रोड्यूसर यानी कि किसानों के लिए उतने ज़्यादा फेवरेबल नहीं होते। वो आगे मैं आपको बताऊंगा अभी। अब इसके बाद यही लिखा है कि जो एग्री कमोडिटीज़ हैं, मतलब जो एग्रीकल्चर का जो भी सामान होता है, जो भी उसका प्रोडक्शन होता है, तो उसकी वैल्यू चेन्स बनाना, जिस तरीके से मिल्क की बनाई हुई है, जहाँ पर फार्मर को 70 to 80% ऑफ व्हाट द कंज्यूमर पेज मिलता है। मतलब मिल्क के केस में ऐसा होता है कि कंज्यूमर जितना भी पैसा पे करता है उसका 75 to 80% फार्मर्स को मिल जाता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, है ना। तो इस तरीके की वैल्यू चेन बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। और इसकी शुरुआत वेजिटेबल्स और फ्रूट से की जा सकती है, जहाँ पर फार्मर को सिर्फ 1/3 मिलता है और व्हाट द कंज्यूमर पेज। यानी कि अगर आप मार्केट में जा रहे हैं और कोई भी फल या सब्जी, सपोज कर लीजिए कोई फ्रूट है, लेट्स से एप्पल्स आर लेट्स से 100 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आप उसको पे कर रहे हैं, तो जिस किसान ने उन सेब को, उन एप्पल्स को ग्रो किया होगा, है ना, उसको सिर्फ 33 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है पर केजी। आप समझ सकते हैं, है ना। ये यहाँ पर इशू बताया गया है, आई होप समझे आप। अब इसके बाद जैसे मिल्क की इन्होंने बात की, तो मिल्क ये कह रहे हैं कि लार्जेस्ट एग्री कमोडिटी है जिसकी वैल्यू जो है वो आज के समय में राइस, वीट, ऑल पल्सेस और शुगर केन की सबकी अगर आप वैल्यूज़ को मिला दें तो उससे भी ज़्यादा है। और ये ज़्यादातर एग्री कमोडिटीज से ज़्यादा पेरिशेबल भी है। पेरिशेबल का मतलब है कि जल्दी ख़राब हो जाता है ना। एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल होल्डर्स विद एन एवरेज हर्ड साइज ऑफ लेस देन 4 कैटल। और ज़्यादातर जो हमारे देश में दूध का उत्पादन होता है वो जनरली जो स्मॉल होल्डर्स हैं उनके द्वारा होता है, जिनके पास 4 कैटल या उससे कम है। तो अगर इफ़ वी हैव रिवॉल्यूशनाइज्ड अवर मिल्क सेक्टर थ्रू कोऑपरेटिव्स एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर डेयरीज, making India stand tall in the world with 239 million tons of production, leading by far the largest producer US at 103 million tons. Why can't we do the similar magic for fruits and vegetables? तो ये कह रहे हैं कि जब हमने अपने जो मिल्क सेक्टर है उसमें एक क्रांति ला दी है, उसमें रिवॉल्यूशन ला दिया है कोऑपरेटिव्स के थ्रू, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर डेयरीज के थ्रू, और इतना ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन हो गया है कि वी आर द लार्जेस्ट प्रोडक्शन और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। 239 मिलियन टन हमारा प्रोडक्शन है, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यूएस जो है वो 103 मिलियन टन पे। तो उसके तो हम लगभग आप कह सकते हैं कि अराउंड 2.2 या 2.3 पर टाइम्स ज़्यादा है हमारा प्रोडक्शन। तो जब हम लोग ऐसी चीज़ मिल्क में कर सकते हैं, मिल्क के सेक्टर में, तो हम ऐसी चीज़ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में क्यों नहीं कर सकते, ये सवाल है, ठीक है। बेबी स्टेप्स वर टेकन। बेबी स्टेप्स मतलब छोटे छोटे कदम जो है वो लिए गए थे ऑपरेशन ग्रीन में सरकार के द्वारा, लेकिन कोई ऐसी कमिटेड
केयर टेकर नहीं था जो उसको आगे ले जा सके। हमें यहाँ पर एक और कुरियन की आवश्यकता है टू स्ट्रीमलाइन अवर फ्रूट्स एंड वेजीज सेक्टर। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेक्टर के लिए हमें एक और जो कुरियन थे, है ना, उनकी ज़रूरत है। और जैसा कि एक एनडीडीबी बनाया गया था, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया था, उसी तरीके से एक और बोर्ड बनाने की ज़रूरत है और एक और ऐसे पर्सन चाहिए कुरियन की तरह ही जो उसको हेड कर सके। ठीक है, अच्छा, ये कुरियन जो व्यक्ति हैं ये किस ऑपरेशन से जुड़े हुए थे, आप मुझे उस ऑपरेशन का नाम बताएंगे। ठीक है, तो ऐसा अगर होता है तो इससे सरकार को ये मदद मिलेगी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के केस में भी कुछ रिवॉल्यूशनरी चेंजेस या क्रांतिकारी बदलाव आ सकते हैं। अदरवाइज हम लोग अफ्रेड हैं, ऑथर का कहना है कि अदरवाइज हम लोग अफ्रेड हैं कि वी विल कीप फॉल्टरिंग इन ट्राइंग टू कंट्रोल वेजीज इन्फ्लेशन। अदरवाइज हम लोग जो है वो हमेशा यही करते रहेंगे कि जो मतलब वेजिटेबल्स में जो इन्फ्लेशन हो रहा है, जो महंगाई हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, कभी हम लोग ओनियंस के एक्सपोर्ट को बैन कर देंगे, कभी हम लोग वीट और शुगर में के एक्सपोर्ट को बैन कर देंगे, कभी राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, है ना। और उसके बाद फिर जब ये सारी चीज़ें हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगी, एक्सपोर्ट हम लोग कर नहीं रहे, तो इसको फिर हम लोग डोमेस्टिक मार्केट में डंप करना शुरू कर देंगे, जो इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द एफसीआई है उससे भी कम है ना। जैसे इन्होंने यहाँ पर बताया कि इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ राइस टू एफसीआई इज़ मोर देन 39 रुपीज़ पर केजी, और ये ओपन मार्केट में अनलोड हो रहा है सिर्फ 29 रुपीज़ पर केजी में। तो ये हमारी सरकार के द्वारा खुद ही एक तरीके से डंपिंग की जा रही है। ऐसा ही वीट के साथ भी होता है, तो ये चीज़ें जो है वो रुकनी चाहिए। एंड ये क्योंकि ये फार्मर्स के अगेंस्ट हो जाता है ना, फार्मर्स के अगेंस्ट है, मार्केट के अगेंस्ट है, और ये किसी भी रैशनल पॉलिसी जो है, कोई भी तार्किक नीति जो है, ये उसके भी अगेंस्ट है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या रिफ्लेक्ट करता है, प्रो कंज्यूमर बायस इन इंडियाज फूड पॉलिसी। वही मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि इंडिया में जो फूड पॉलिसीज बनाई जाती हैं दे आर प्रो कंज्यूमर बायस, वो कंज्यूमर्स के लिए फेवरेबल हो जाती है, क्योंकि प्राइस अगर कम कर दिए जाते हैं किसी भी चीज़ का, एक्सपोर्ट के ऊपर अगर आप बैन लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में कंट्रोल रहेगा। तो ये क्या है, कंज्यूमर के फेवरेबल है। लेकिन आप ये समझिए कि अगर किसी चीज़ को एक्सपोर्ट किया जाता है, उसका प्राइस अगर ज़्यादा मिलता है तो इट इज़ फेवरेबल फॉर प्रोड्यूसर, द फार्मर्स। बट वही है कि फार्मर्स या प्रोड्यूसर की ज़रूरतों को या उसके आप कह सकते हैं प्रॉफिट्स को या मुनाफे को ध्यान में ना रखते हुए कंज्यूमर्स के ऊपर ध्यान रखा जाता है। ये यहाँ का एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें तो आगे ये कह रहे हैं कि इस तरीके के एक्सपोर्ट कंट्रोल्स और एंटी मार्केट पॉलिसीज जो हैं वो फार्मर्स के ऊपर एक इम्प्लिसिट टैक्स लगाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा टैक्स जो दिखता नहीं है बट वो इम्प्लिसिटली प्रेजेंट है। ठीक है, बजटरी सपोर्ट तो दिया जाता है फार्मर्स को, फर्टिलाइजर में सब्सिडी दे दी जाती है, बाकी सब्सिडी दी जाती है ना, लोन माफ़ कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी एक इम्प्लिसिट टैक्स उनके ऊपर लगता है। तो इस कंटेक्स्ट में तो हमें यहाँ पर जो OECD है उसका प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टिमेट्स, उसके ऊपर एक नज़र डालने की ज़रूरत है, जो ये 50 से ज़्यादा मेजर कंट्रीज़ के लिए बनाता है। इन्होंने एक कॉमन मेथोडोलॉजिकल फ्रेमवर्क बनाया हुआ है टू एस्टिमेट द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़, मेनली बजटरी सपोर्ट एंड मार्केट प्राइस सपोर्ट। ठीक है, कि बेसिकली ये इस तरीके का एक इनका फ्रेमवर्क है जिसमें ये एस्टिमेट करते हैं कि जो भी एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ हैं, मतलब कृषि संबंधी जो भी नीतियाँ हैं, उनका क्या असर पड़ता है। ठीक है, मतलब बजटरी सपोर्ट जो दिया जाता है वो, और मार्केट प्राइस सपोर्ट, मेनली उसकी ये बात करते हैं। तो कंपैरेटिव रिजल्ट जो है वो कुछ पॉलिसी मेकर्स को, जो नीति निर्माता हैं, उनको इंडिया में शॉक में डाल सकते हैं। कैसे, देखो, फॉर द ट्रायनियम एंडिंग 2023 OECD countries supported their agriculture to the tune of about 14% of gross farm receipts। ठीक है, ग्रॉस फार्म रिसीट्स का 14% जो है एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया गया OECD कंट्रीज के द्वारा। चाइना जो है वो भी अपनी एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है टू द ट्यून ऑफ 14%। और वहीं अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में ये चीज़ नेगेटिव है, यानी कि इंडिया में बिल्कुल भी सपोर्ट एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं दिया जा रहा है ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि नेगेटिव मार्केट प्राइस सपोर्ट है। और नेगेटिव मार्केट प्राइस सपोर्ट किस वजह से है, वही मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल कर दिया जाता है, फिर डोमेस्टिक मार्केट में डंपिंग कर दी जाती है प्राइसेस कम करने के लिए। तो इससे होता क्या है, पुटिंग द स्टॉकिंग लिमिट्स ऑन प्राइवेट ट्रेड के ऊपर स्टॉक में लिमिट्स लगा दी जाती है, फ्यूचर मार्केट्स को बैन कर दिया जाता है। और इस तरीके की चीज़ों से हो क्या रहा है
कि जो मार्केट प्राइस सपोर्ट होना चाहिए वो किसानों को या एग्रीकल्चर में नहीं मिल पा रहा है। और अनलेस एग्रीकल्चर पॉलिसीज ट्राई टू गेट द एग्री मार्केट्स राइट, इंडियन एग्रीकल्चर विल कीप लिंपिंग एंड अवर फार्मर्स विल कीप एजिटेटिंग फॉर हायर एंड हायर प्राइसेस। तो जब तक एग्री मार्केट्स को ठीक नहीं किया जाता तब तक भारत की जो कृषि है, जो एग्रीकल्चर है, वो इसी तरीके से लिंप करता रहेगा। लिंपिंग का मतलब है लंगड़ाना, वो लंगड़ाते रहेगा और हमारा जो फार्मर्स हैं, जो हमारे किसान हैं, वो बार बार इसकी मांग करते रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइजेस उनको मिलने चाहिए। तो अब ये समय आ गया है कि हम अपने एग्रीकल्चर, फार्मर्स और प्लैनेट की जो कंसर्न्स हैं उसको हाई प्रायोरिटी दें, उच्च प्राथमिकता दें बजट में। ठीक है, तो ये बेसिकली आर्टिकल में आपको ये बात समझ में आई होगी कि व्हाट आर द इश्यूज जो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रेजेंट है और कैसे उनको टैकल किया जा सकता है। क्योंकि एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जब आप बात करते हैं अपने एग्ज़ाम की। रेलिवेंट वैसे भी है इन जनरल टर्म्स में भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इसको लेकर मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं एंड हाउ टू ओवरकम देम। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर डेफिनेटली इससे रिलेटेड मिले होंगे विच यू कैन यूज़। क्लियर है? चलिए, तो इसको आप लोग जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में लेंगे, उसके अंदर एक टॉपिक है दैट इज एग्रीकल्चर, वहाँ पर, है ना। चलो नेक्स्ट आर्टिकल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल कह रहा है इंडियन रूपी कंटिन्यूज टू फॉल अगेंस्ट यूएस डॉलर और एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसके बेस पर भी क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, ऐसा एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से हम लोग इसको समझेंगे और वेरी इजी टू अंडरस्टैंड आर्टिकल है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको अच्छे से आपको समझा पाऊँ। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है कि जो इंडियन रुपी है ना, भारत का जो रुपया है, उसका एक्सचेंज रेट अगेंस्ट द यूएस डॉलर, यानी कि यूएस डॉलर के अगेंस्ट उसका जो एक्सचेंज रेट है वो उसने 85 का मार्क ब्रीच कर दिया है, क्रॉस कर दिया है पिछले हफ्ते। इसका मतलब ये है कि अगर आपको $1 खरीदना है तो आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? 85 रुपीज़, 85 रुपये। ठीक है, अप्रैल के महीने का बात करें तो ये एक्सचेंज रेट जो है वो लगभग 83 रुपीज़ के आसपास था, 83 रुपये के आसपास। और आज से एक दशक पहले जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे पहली बार 2014 में, तो उस समय इसकी वैल्यू लगभग 61 के आसपास थी, मतलब $1 वॉज इक्वल टू ₹61। ठीक है, तो रुपया जो है हैज़ बीन वीकनिंग इन वैल्यू रिलेटेड टू डॉलर। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि रुपया 61 था, फिर रुपया जैसे यहाँ पर बताया गया 83 हुआ, अभी 85 को क्रॉस किया है। इसका मतलब है कि आपको $1 खरीदने के लिए ज़्यादा रुपया खर्च करना पड़ रहा है। दैट मीन्स आवर करेंसी इज गेटिंग वीक। हमारा जो रुपया है वो एज कम्पेयर टू डॉलर क्या होता जा रहा है? गिरता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। ये ध्यान रखेंगे, इसकी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट होती जा रही है। दैट इज़ द अदर वर्ड जो यूज़ किया जाता है, टेक्निकल टर्म है करेंसी डेप्रिसिएशन। इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है। ठीक है, तो आई होप आप बात समझ गए। तो ये एक बहुत लंबा ट्रेंड है ना। अच्छा, अगर मैं आपको इसका एक ट्रेंड दिखाऊं तो आपको जनरली ये ट्रेंड समझ में आएगा भी। यूएसडी टू आईएनआर, देखिए यूएसडी टू आईएनआर का आप एक ट्रेंड अगर पिछले 5 सालों में देखें तो इस तरीके का ट्रेंड रहा है। ठीक है, अगर आप इसका मैक्सिमम ट्रेंड देखें तो ये काफ़ी पहले से दिखा रहा है और लगातार आप देख सकते हैं कि यूएसडी टू आईएनआर बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रुपया है वो एज़ कम्पेयर टू, मतलब हमें $1 खरीदने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रुपया खर्च करना पड़ रहा है। जहाँ ये वैल्यू 2004 में, जैसे इन्होंने बताया, 2003 में बताया, देखिए 5 दिसंबर 2003 को ये वैल्यू 45.45 थी। मतलब $1 खरीदने के लिए हमें कितना खर्च करना पड़ता था? 45 रुपये के आसपास। आई होप ये आपको दिख रहा है। मैं थोड़ा सा इसको अगर, और अब ठीक है, अब आई थिंक ज़्यादा क्लियर होगा, है ना, दिख रहा है 45.45 रुपीज़। फिर इसी तरीके से ये बढ़ते घटते है ना, 2014 के आसपास आप देख सकते हैं, 14-15 के आसपास लगभग 60 के आसपास था और अभी बढ़ के ये 85 क्रॉस कर गया है। और अभी का भी जो करंट प्राइस दिख रहा है वो आपको दिख रहा होगा कि $1 इज इक्वल टू 85.06, 85 रुपये से ये अभी भी पार है। ठीक है, आई होप समझ पाए आप इस बात को। तो ये लगातार जो ट्रेंड है वो मैंने आपको दिखाया पिछले लगभग 20-21 साल होगा, 2003 से हमने देखना शुरू किया ना, तो लगभग 20-21 साल में ट्रेंड जो है लगातार आप देख सकते हैं
कि बीच बीच में कभी कभी थोड़ा बहुत कम हो जाता है, बट ट्रेंड जनरली यही कहता है कि रुपया जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है कंपेयर टू यूएस डॉलर। ठीक, अब देखिए आगे इसमें ये लिखा गया है कि एक्सचेंज रेट क्या होता है। देखिए एक्सचेंज रेट अब बड़े आराम से बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है कि इंडिया में अगर हम मान लीजिए कोई गुड्स, कोई सामान खरीदते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा खरीदते हैं, है ना, या फिर कोई कार खरीदते हैं, या फिर कोई सर्विस हम अवेल करते हैं जैसे कि हेयर कट, है ना, अपने बाल कटवाते हैं या किसी होटल में जाके रहते हैं, तो अपने पैसे का इस्तेमाल करते हैं, है ना, इंडियन रुपी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हम मान लीजिए किसी बाहर की देश की कोई चीज़ खरीदते हैं, सपोज कर लीजिए मान लीजिए कोई अमेरिकन मेड कार है, अमेरिका में बनी हुई कोई कार है, वो हम खरीदते हैं, या फिर हम स्विट्ज़रलैंड में जाते हैं वेकेशन के लिए, या फिर हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं, तो ये सब चीज़ें खरीदने के लिए हमें क्या चाहिएगा, हमें उस देश की करेंसी चाहिए जिस देश से भी हम सामान खरीद रहे हैं। सपोज हम अमेरिका से कुछ खरीद रहे हैं तो हमें यूएस डॉलर चाहिए, हम स्विट्ज़रलैंड से कुछ खरीद रहे हैं तो हमें वहाँ की जो करेंसी है दैट इज़ यूरो, वो चाहिए। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो रुपया है, हम रुपये से अमेरिकन मेड कार तो खरीद नहीं सकते, या स्विट्ज़रलैंड में अगर हमें वेकेशन मनाने जाना है तो हम यहाँ से रुपया लेके जाएंगे, बट स्विट्ज़रलैंड में जाके हम कोई भी सामान लेना चाहें या किसी होटल में स्टे करना चाहें तो वी कैन नॉट डू विद दैट विद इंडियन रुपी। ठीक है, होटल में जाके इंडियन रुपी देंगे तो वो कहेगा कि फर्स्ट सर प्लीज़ एक्सचेंज इट विद दी यूरोज़। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो रुपया है उससे उस देश का, जिस भी देश का हम सामान ले रहे हैं या सर्विस अवेल कर रहे हैं, उसका क्या करना पड़ेगा, पहले वो करेंसी खरीदनी पड़ेगी, फिर उस करेंसी को हम उसी बेसिस पर खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस रेट पर ये करेंसीज का स्वैप होता है, करेंसीज का एक्सचेंज होता है, उसी को एक्सचेंज रेट कहा जाता है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो हाउ मेनी रुपीज वुड बाय यू अ डॉलर और अ रुपी, यानी कि $1 या $1 खरीदने के लिए आपको कितने रुपया खर्च करना पड़ेगा, दैट इज द एक्सचेंज रेट। ठीक, समझ गए। तो ऐसी मार्केट में जिसको करेंसी मार्केट कहा गया है, हर एक्सचेंज जो हर करेंसी इज लाइक अ कमोडिटी इटसेल्फ। ठीक है, और हर करेंसी की जो वैल्यू है रिलेटेड टू अनदर करेंसी, उसको एक्सचेंज रेट कहा जाता है। तो जनरली ये जो वैल्यूज़ हैं ये समय के साथ लगभग सेम भी रहती हैं, लेकिन कभी कभी बदलती भी रहती हैं। तो अब ये किस बेसिस पर डिसाइड होता है ना, किस बेसिस पर डिसाइड होता है, तो देखो जैसे आप कोई भी और ट्रेड करते हैं, उसी तरीके से जो किसी करेंसी की वैल्यू है, यानी किसी एक करेंसी की वैल्यू दूसरे करेंसी के रिस्पेक्ट में या उसके एक्सचेंज में, वो डिपेंड करती है कि विच करेंसी इज डिमांडेड मोर, जिस करेंसी की डिमांड ज़्यादा। देखो मैंने आपको एक चीज़ ये बात बहुत बार पहले भी बताई है कि डिमांड एंड सप्लाई का रूल चलता है इकोनॉमी में। जिस भी चीज़ की डिमांड मार्केट में ज़्यादा होगी, उसकी एज्यूमिंग द सप्लाई टू बी द सेम, कि सप्लाई जो है वो सेम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जिस भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी उसका प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, सपोज कर लीजिए मार्केट में एक सब्जी की दुकान है, से फॉर बेसिक एग्जांपल एक सब्जी की दुकान है, उसमें कोई एक सब्जी वाला है वो प्याज बेच रहा है। ठीक है, पूरी की पूरी मार्केट में सिर्फ एक ही सब्जी वाला है जो ऑनियन बेच रहा है, प्याज बेच रहा है। ठीक है, अब उसके पास जितना भी प्याज है उसको खरीदने के लिए अगर 2 लोग आते हैं तो वो कुछ प्राइस देता है, क्योंकि उसके पास प्याज लिमिटेड है। ठीक है, अगर 2 लोग आते हैं तो वो कहता है कि साहब प्याज जो है वो 50 रुपये किलो है। लेकिन अगर वहीं 2 की जगह 20 लोग आ गए तो वो कहेगा कि साहब प्याज जो है वो 70 रुपये किलो है, क्योंकि उसको पता है कि प्राइस लिमिटेड है। तो जिसके पास खरीदने की पावर होगी वो खरीदेगा। हो सकता है कि 50 में ज़्यादा लोग खरीद सकते हो, 70 में ना खरीद पाए तो कुछ लोग हट जाएंगे, उसका फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा। और वहीं अगर उसके वहाँ प्याज खरीदने 200 लोग आ गए तो वो कह देगा कि साहब प्याज जो है वो 100 रुपये किलो है या 150 रुपये किलो है ना। तो जिस भी चीज़ की मार्केट में डिमांड बढ़ती है उसका प्राइस बढ़ जाता है, वो चीज़ ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर जो करेंसीज़ हैं उनके साथ भी होता है। जिस करेंसी की डिमांड ज़्यादा होगी वो करेंसी की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उसके कंपैरिजन में बाकी करेंसीज जो हैं उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो, अगर इंडिया और यूएस डॉलर की हम बात कर रहे हैं, तो अगर इंडियंस जो हैं वो ज़्यादा यूएस डॉलर की डिमांड करते हैं, ठीक है,
अगर इंडियंस जो हैं वो ज़्यादा यूएस डॉलर की डिमांड करते हैं एज़ कम्पेयर टू कि जितने अमेरिकन इंडियन रूपी की डिमांड कर रहे हैं, तो उसमें होगा क्या कि जो एक्सचेंज रेट है वो यूएस डॉलर के फेवर में टिल्ट हो जाएगा, झुक जाएगा। इसका मतलब है कि यूएस का जो डॉलर है वो, क्योंकि उसकी डिमांड कंपैरेटिवली ज़्यादा है, ठीक है। अगर मान लो 100 इंडियंस हैं जो अमेरिकन डॉलर की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में सिर्फ 50 ही अमेरिकन हैं जो इंडियन रुपी की डिमांड कर रहे हैं, तो कंपैरेटिवली डिमांड ज़्यादा किसकी है? यूएस डॉलर की, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, और एक्सचेंज रेट जो है वो उसके फेवर में टिल्ट हो जाएगा। तो ये सिचुएशन जो है वो हर दिन चलती रहती है, और ऐसा ट्रेंड जो है वो बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, और रुपी जो है उसकी वैल्यू फिर यूएस डॉलर के रिस्पेक्ट में गिर जाती है, ठीक है। एंड दिस मूवमेंट विल शो अप इन द फॉर्म ऑफ रुपीज एक्सचेंज रेट वीकनिंग अगेंस्ट द डॉलर। और वही मैंने आपको बताया कि रुपये का जो एक्सचेंज रेट है अगेंस्ट द डॉलर वो क्या हो जाएगा? वीकन हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, ठीक, समझ गए। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये डिमांड फॉर रुपी विजा वी डॉलर इसको डिटरमाइन करते हैं? क्योंकि ये तो आप समझ गए कि करेंसी, अगर किसी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब उसकी डिमांड ज़्यादा है, सिंपल सी बात, सिंपल सा लॉजिक। अब ये डिमांड किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि किन फैक्टर्स की वजह से ये डिमांड इफेक्ट होती है, तो वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने 3 फैक्टर्स बताए हैं। सबसे पहला है वन बिग कंपोनेंट ऑफ डिमांड कम्स फ्रॉम द ट्रेड ऑफ गुड्स। जो वस्तु का व्यापार होता है, ट्रेड ऑफ गुड्स जो होता है, मर्चेंडाइज ट्रेड आप कह सकते हैं। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप एक ऐसी दुनिया इमेजिन करिए जहां पर सिर्फ 2 ही देश हैं, ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए, आसानी के लिए इनका कहना है कि आप सिर्फ एक ऐसी दुनिया एज्यूम करिए जहां पर 2 ही देश हैं और सिर्फ इन दोनों ही देशों के बीच में व्यापार हो रहा है, दैट इज अमेरिका और इंडिया, यूएस और इंडिया, ठीक। अगर इंडिया का इंपोर्ट ज़्यादा है फ्रॉम द यूएस देन व्हाट इट एक्सपोर्ट्स टू द यूएस, यानी कि इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ सामान ले रहा है, दे रहा है, इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा है। तो इंडिया ने अमेरिका से मान लीजिए ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया और उसको बदले में कम एक्सपोर्ट किया, तो वी बिकम द नेट इंपोर्टर ऑफ गुड्स फ्रॉम द यूएस। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जेब से ज़्यादा पैसा बाहर जाएगा, क्योंकि हम अगर चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादा तो ऑब्वियस सी बात है ना कि हमारी जेब से पैसा जाएगा, और अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। बट सिंस हम ज़्यादा सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, वी आर द नेट इंपोर्टर इसके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, तो इसलिए होगा क्या कि जो यूएस डॉलर की डिमांड है वो बढ़ जाएगी, और यूएस डॉलर की डिमांड जैसे ही बढ़ेगी तो इससे यूएस डॉलर जो है वो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी अगेंस्ट द रुपी, और उसका जो एक्सचेंज रेट है वर्सेस द रुपी विल अप्रिशिएट, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि रुपये का जो एक्सचेंज रेट है रिलेटेड टू द डॉलर वो कमज़ोर हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट ज़्यादा रुपये की ज़रूरत पड़ेगी आपको एक सिंगल यूएस डॉलर खरीदने के लिए। फिर दूसरा कंपोनेंट इन्होंने बताया है जो कि इस डिमांड को इफेक्ट करता है, वो क्या है? ट्रेड इन सर्विसेज। एक है ट्रेड इन गुड्स, दूसरा है ट्रेड इन सर्विसेज। अगर इंडियंस जो हैं वो ज़्यादा यूएस सर्विसेज बाय करते हैं, से टूरिज्म, कंपेयर टू द इंडियंस, द अमेरिकन्स बाय इंडियन सर्विसेज, यानी कि मान लीजिए ज़्यादा लोग जो है वो अमेरिका घूमने जाते हैं, ज़्यादा इंडियंस, एज कंपेयर टू कि कम अमेरिकन जो है वो इंडिया में घूमने आते हैं। तो इससे होगा क्या कि इंडियंस ज़्यादा डॉलर्स खर्च करेंगे तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। तो फिर वही चीज़ होगा कि डॉलर की डिमांड जो है वो रुपये की डिमांड से ज़्यादा हो जाएगी और रुपया जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। समझ गए बात। और तीसरा जो इन्होंने यहाँ पर फैक्टर या बताया है कंपोनेंट, वो है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स में क्या है कि अगर अमेरिकन्स इन्वेस्ट इन इंडिया मोर देन इंडियंस इन्वेस्ट इन द यूएस, then the demand for rupee will outstrip the dollar and rupee will appreciate against the dollar। यानी कि जितना अमेरिकन्स भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में अगर कम इंडियंस अमेरिका में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे होगा क्या, अब अमेरिकन्स इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अमेरिकन्स अगर इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो पहले वो यूएस डॉलर को कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपी में, फिर इन्वेस्ट करेंगे। तो यानी कि अब रुपये की डिमांड बढ़ गई, अब उल्टा हो गया, नाउ द डिमांड फॉर रुपी इंक्रीजेस। और रुपये की अगर डिमांड बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है कि रुपये की वैल्यू बढ़ेगी, तो एक्सचेंज रेट जो है वो इन फेवर ऑफ रुपीज़ आ जाएगा, है ना। तो यानी कि रुपये की जो वैल्यू है वो अप्रिशिएट कर जाएगी। रुपये की वैल्यू अप्रिशिएट करने का मतलब है कि $1 खरीदने के लिए आपको अब कम रुपया खर्च करना पड़ेगा, और रुपये की वैल्यू गिरने का मतलब है या रुपया कमज़ोर होने का मतलब है कि आपको $1 खरीदने के लिए ज़्यादा रुपया खर्च करना पड़ रहा है। ठीक है, समझ गए बात। अब ये जो 3 तरीके की डिमांड्स हैं इनको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो इन 3 डिमांड्स को इफेक्ट कर सकते हैं। सपोज पहला है
कि यूएस जो है वो डिसाइड करता है कि वो इंडियन इंपोर्ट्स को अलाउ नहीं करेगा। पहली चीज़ कि अमेरिका ने ये फैसला लिया है कि वो भारत से आने वाला जो भी सामान है वो नहीं लेगा। तो ऐसे सिनारियों में होगा क्या कि इंडियन रुपीज़ की जो डिमांड है वो बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि अब अमेरिकन जो है वो इंडियन सामान खरीद ही नहीं रहे, क्योंकि अमेरिका ने कह दिया है कि वो इंडियन इंपोर्ट्स को अलाउ नहीं करेगा। तो अमेरिका में भारत का सामान नहीं बिक रहा, भारत का सामान अगर अमेरिका में नहीं बिक रहा है तो अमेरिकन को इंडियन रुपी की ज़रूरत ही नहीं है। तो उससे होगा क्या कि इंडियन रुपी की डिमांड बहुत कम, तो रुपये की जो वैल्यू है वो बहुत कम हो जाएगी, है ना। क्योंकि अगर अमेरिकन जो है वो इंडियन गुड्स को खरीद ही नहीं सकते तो फिर वो मार्केट में जाके इंडियन रुपी को क्यों बाय करेंगे, नहीं करेंगे, है ना। तो इसका जो एंड रिजल्ट है वो होगा क्या, रुपया कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, रुपया कमज़ोर हो जाएगा। और ऐसा होने की वाकई में उम्मीद है, ये तो उन्होंने जस्ट एक एग्जाम्पल बताया था, बट ऐसा होने की उम्मीद भी है सच में। कैसे? क्योंकि अभी जो अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो अब बहुत जल्द यानी कि 1 महीने से कम के समय में अब वो अपना पद संभाल लेंगे, उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि यूएस जो है वो इंडियन गुड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाएगा। और बहुत ज़्यादा टैरिफ अगर वो लगाएगा तो वो इतने ज़्यादा कॉस्टली हो जाएंगे कि कोई भी उनको अमेरिका में, या बहुत कम लोग जो है वो अमेरिका में उसको खरीदेंगे इंडियन गुड्स को। और ऐसा अगर होगा तो ऑब्वियसली इंडिया की जो रुपये की डिमांड है वो अमेरिका में बहुत कम हो जाएगी, और कंपेयर टू यूएस डॉलर इंडिया का जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत ज़्यादा गिरेगा। सो वी हैव टू स्पेंड मोर एंड मोर मनी, मोर एंड मोर इंडियन रुपी टू बाय $1। ठीक है, तो जो अभी आपको $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज़ दिख रहा है, 85 पॉइंट समथिंग, वो हो सकता है कि और ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, मतलब हमें और ज़्यादा रुपया खर्च करना पड़े $1 खरीदने के लिए। फिर दूसरा सिनेरियो उन्होंने बताया है कि जहाँ पर इंडिया और अमेरिका दोनों में हाई इन्फ्लेशन हो रहा है, दोनों जगह बहुत ज़्यादा महंगाई है। ठीक है, अब इन्फ्लेशन से तो आप समझते ही हैं कि इन्फ्लेशन क्या करता है, कि करेंसी की वैल्यू को कम कर देता है। क्योंकि अगर मान लीजिए 5% की इन्फ्लेशन है, 5% इन्फ्लेशन है, तो इस साल आप जो भी सामान, या पिछले साल आप जो भी सामान जो है वो 100 रुपये में खरीद पा रहे थे जितना सामान, उतना ही सामान आपको अगले साल खरीदने के लिए 105 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि 5% महंगाई बढ़ गई है। ठीक है, अब मान लीजिए कि 5 साल के समय में यूएस जो है वो अपने इन्फ्लेशन को कम कर देता है, ठीक है, 0 कर देता है, लेकिन इंडिया में इन्फ्लेशन जो है वो 6% बना हुआ है। तो ऐसे में होगा क्या कि अगर कोई अमेरिकन ये डिसाइड करता है कि वो इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करेगा, इन्वेस्ट करेगा, ये देखते हुए कि इंडियन कंपनीज या जो इंडियन शेयर्स हैं वो उसको हर साल 10% का रिटर्न दे रहे हैं, है ना, लेकिन उसको रियल रिटर्न जो है वो कितना मिलेगा, सिर्फ 4% का। क्योंकि 10% का रिटर्न मिला, 6% इन्फ्लेशन हो गया, तो 4% का रियल रिटर्न मिलेगा, है ना। और वहीं अगर यूएस स्टॉक मार्केट, इंडिया में 10% रिटर्न मिल रहा था, लेकिन अगर अमेरिका के जो यूएस का स्टॉक मार्केट है, अगर वहाँ पर सिर्फ 5% का भी रिटर्न मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर इन्फ्लेशन क्योंकि 0 है, तो जो फाइनल रिटर्न या जो नेट रिटर्न होगा वो 5% रहेगा। इंडिया में तो 4% मिल रहा है, यहाँ पर 5% मिल रहा है। तो इससे होगा क्या कि इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कम हो जाएंगे, और बाहर या यूएस में अगर मैं कहूँ तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएंगे। तो ऐसे सिनारियों में इन्वेस्टर जो है वो इंडिया में कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, या फिर इससे भी बुरी स्थिति ये हो सकती है कि वो इंडिया से, या जो इंडिया की स्टॉक मार्केट है वहाँ से सारा का सारा पैसा पुल आउट कर ले, निकाल ले, और उसको अमेरिका में इन्वेस्ट कर दे, क्योंकि वहाँ पर उसको नेट रिटर्न्स ज़्यादा मिल रहे हैं ड्यू टू लेस इन्फ्लेशन या 0 इन्फ्लेशन। अब इन दोनों ही एक्शंस से होगा क्या, फिर से वही होगा कि रुपये की डिमांड डॉलर के कंपैरिजन में कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लोग पैसा इन्वेस्ट कर नहीं रहे तो वो उसको एक्सचेंज कराएंगे क्यों, है ना। तो डॉलर के कंपैरिजन में रुपये की डिमांड कम, और रुपया जो है वो फिर से डॉलर के अगेंस्ट गिर जाएगा, है ना। तो समथिंग सिमिलर इज हैपनिंग एट प्रेजेंट, और ऐसा ही कुछ अभी हो भी रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है वो इंडिया से रुपया पुल आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको कई सारी चीज़ें पता लगी कि एक्सचेंज रेट जो है वो कैसे कैसे अफेक्टेड होता है। आपका जो ट्रेड है गुड्स का, सर्विसेज का, उसके आधार पर भी, इन्वेस्टमेंट्स के आधार पर भी, है ना। और अगर आप ये भी कह सकते हैं इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है तो उससे भी एक्सचेंज रेट प्रभावित होता है, और एक्सचेंज रेट आपके अगेंस्ट हो जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो मैंने आपको बताया कि नेट रिटर्न कम मिलेंगे, तो उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा, मतलब डायरेक्ट इफेक्ट तो ये होगा कि इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, और उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट ये होगा कि इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ पर कम हो गए तो रुपये की डिमांड कम, और रुपये की डिमांड अगर कम तो फिर वही
कि जो क्या है एक्सचेंज रेट है वो आपके अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि रुपये की डिमांड कम है तो इसलिए लोग रुपया खरीदेंगे नहीं, और रुपये की डिमांड कम है तो रुपये की वैल्यू कम हो जाएगी, तो एक्सचेंज रेट आपके अगेंस्ट हो जाएगा। तो वही मैंने बताया कि जो आज की डेट में आपको यहाँ पर मैंने दिखाया कि $1 इज़, अभी इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ ये वही है अभी भी, ये हर सेकंड बेसिकली चेंज होता रहता है। तो 85.06 जो अभी चल रहा है $1 इज इक्वल टू इतना इंडियन रुपीज़, ये और ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये दोनों आर्टिकल्स आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, इस आर्टिकल को भी आप लोग इकोनॉमी में ही लेंगे, जीएस पेपर 3 इंटरनेशनल ट्रेड में, है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। और जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये बताना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स की अपनी तैयारी को एसेस करने के लिए आपको इस तरीके की हम लोग एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं ओनली एट 849 रुपीज़ विद 91 टेस्ट। अगर आप सिर्फ जीएस और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो आपको 699 में मिल जाती है विद 81 टेस्ट। ओनली जनरल स्टडीज़ टेस्ट अवेलेबल है 449 में 45 टेस्ट के साथ। ओनली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज अवेलेबल एट 299 विद 32 टेस्ट। एंड ओनली सीसेट टेस्ट सीरीज जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं वो आपको मिल जाती है 249 में। तो ये इनमें से जो भी टेस्ट सीरीज़ में आप लोग एनरोल करना चाहें वो कर सकते हैं। सभी टेस्ट सीरीज़ हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड हैं। और किसी को भी लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट या सवाल होता है तो यहाँ पर जो नंबर दिया गया है 9150449990, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक बार जाने से पहले मैं फिर से आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारा जो सीसेट की लाइव क्लासेस हैं अगर उसमें पढ़ना चाहते हैं सीसेट, तो 4 जनवरी से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। ओनली एंड 999 में आपको ये मौका दिया जा रहा है कि आप हमारे साथ लाइव सीसेट पढ़ सकें, जिसमें आपको बहुत डिटेल में सारे सब्जेक्ट्स कवर कराए जाएंगे, सारे टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे, और साथ ही साथ आपके जो भी डाउट्स हैं वो 1-on-1 लाइव क्लासेस में ही रिजॉल्व कर दिए जाएंगे, है ना। साथ में वीकली डाउट सेशंस वगैरह भी होते हैं, और इम्पॉर्टेंट हम लोग आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हैं, PYQs करवाते हैं, सब कुछ उसमें होता है। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपके सीसेट की जिम्मेदारी हमारी है, और डेफिनेटली जो 66 मार्क्स चाहिए आपको या 33% मार्क्स चाहिए सीसेट में, वो आपके लिए एक टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहेगी। यू विल डेफिनेटली बी थ्रू इन सीसेट, ये हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ आपको करना ये है कि इस बैच को ज्वाइन करना है, और बाकी आपके सीसेट की जिम्मेदारी हमारी। ठीक है, चलिए, तो आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और जाने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं और आपको अगर किसी भी तरीके की हेल्प या मदद मिलती है या कुछ नया आप लोग सीखते हैं, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी, और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए उनका जवाब भी ज़रूर दें, और कोई आपके सजेशंस फीडबैक हो तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकते हैं, और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसके थ्रू आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।